till now we have tried to understand about these things. So mostly अभी तक हम लोगों ने प्रोसेस के बारे में समझा, ठीक है ना, प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने अभी तक समझा है. नाउ इफ वी अगेन ट्रैक बैक के प्रोग्राम क्या है और प्रोसेस क्या है, just to have a starting point for our today's conversation. प्रोग्राम we know लॉजिकल टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो प्रोग्राम इज अ set of instructions that define or that logically define a single task, and again a single program may contain one or more functions or methods. again इसको अगर हम लोग कोरिलेट करें तो प्रोग्राम may be decomposed into one or more processes. Each such process may require certain resources. Resources can be of physical or logical type. Also, there can be a fight for the resources among the processes which are of same type, as well as which can be of coming from different programs. सेम प्रोग्राम के प्रोसेसेस भी रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे होंगे, हो सकता है, या फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स के जो रिसोर्स प्रोसेसेस हैं वो सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट या फाइट कर रहे होंगे. ये फाइट टर्म जब इशू क्रिएट कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे एक डेडलॉक वाला सिनेरियो क्रिएट होता है. डेडलॉक और स्टारवेशन एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं. स्टारवेशन को तो फिर भी हम लोग ओवरकम कर पाते हैं, बट डेडलॉक अगर लगे कि हाँ डेडलॉक हो रहा है या हो जाएगा या हो गया हो, तो वहां पे हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा अदर देन टू किल द प्रोग्राम्स और टू रीस्टार्ट द सिस्टम इन टोटलिटी. ठीक है यहाँ तक. उसके बाद डेडलॉक से बचा कैसे जाए, अवॉइड कैसे किया जाए, उसके लिए हम लोगों ने बैंकर्स एल्गोरिदम देखा. बैंकर्स एल्गोरिदम के थ्रू हम लोग, या उससे पहले हम लोग सेफ सीक्वेंस या सेफ स्टेट समझे क्या है, और बैंकर एल्गोरिदम के थ्रू हम लोग इवेलुएट करके देख पा रहे थे कि सेफ सीक्वेंस अगर मिलता है हमें तो वहां पे डेडलॉक नहीं होगा, और अगर सेफ सीक्वेंस नहीं मिल रहा है पॉसिबली वी मे we might face the deadlock situation for the given set of processes. Fine. अब अगला फेज जो हम लोग को आज से स्टार्ट करना है, अगेन आई स्टिल रिमेम्बर इन द बैकड्रॉप के देयर वन और मोर टॉपिक्स दैट पार्शियली जिसे हमने टच किया था वो सेमाफर से रिलेटेड था, तो वो अभी भी हमारा पीटरसन सॉल्यूशन और सेमाफर अभी भी पेंडिंग है. I'll definitely try to get back to those topics, but on a larger scale दो important aspects हमारे बच गए हैं सिलेबस के, जिसको हम लोग इधर इस वीक में कंप्लीट कर देंगे. So one such topic, okay, I forgot to share the screen. One such thing is memory and its management. अभी तक हम लोगों ने प्रोसेस मैनेजमेंट समझा, प्रोसेस का शेड्यूलिंग समझा, मल्टीपल प्रोसेसेस को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, उनके साथ होने वाले प्रॉब्लम्स जो है उनको कैसे टैकल किया जाए, ये सारा चीज हम लोगों ने समझ लिया है. तो प्रोसेस और उनका मैनेजमेंट, मल्टीपल प्रोसेसेस का मैनेजमेंट और उनके साथ प्रॉब्लम्स जो अराइज हो रहे हैं उनका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ तक हमने समझ लिया है. आज हमें देखना है ये प्रोसेसेस एक्चुअलिटी में जब रन करते हैं, सो व्हाट गोज इनसाइड द सिस्टम इन रियलिटी. ये तो ऊपर पर हम लोगों ने देख लिया कि हाँ प्रोसेस है, ये रन कर रहा होगा, बट ये प्रोसेस एग्जीक्यूट या जब मेमोरी में आता है तो कहाँ से क्या फ्लो होता है, कैसे पिक किया जाता है, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे. सो मेमोरी मैनेजमेंट इज वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर कोई पूछे कि फंक्शनैलिटीज बताओ, तो उसमें जैसे हमने समझा कि प्रोसेस या प्रोसेसेस का मैनेजमेंट है, जिसके अंदर अभी तक जो पढ़े वो सब कुछ आ गया. मेमोरी मैनेजमेंट है, देन डिस्क मैनेजमेंट, ये सारा चीज आ जाता है हमारे पास. अब मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, इसको हम लोग आज कवर अप करेंगे.
ओके। Now before I start today's conversation, एक छोटा-सा सवाल सबसे है, आप सभी कोई कंप्यूटर, लैपटॉप या ऑन अ मिनिमम स्केल स्मार्टफ़ोन सभी यूज़ कर रहे होंगे। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या स्मार्टफ़ोन में मेमोरी है? कितने टाइप्स का मेमोरी लगा हुआ है इसके बारे में सब कोई बता दीजिए? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर और द लैपटॉप, ठीक है? तो लैपटॉप या कंप्यूटर में कितने टाइप्स का मेमोरी लगा हुआ है? एनी आइडिया? सर रैम और रोम रहता है। ओके, आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन। एक सैसे मेमोरी रहता है सर, वो शैश मेमोरी कहाँ रहता है वो तो नहीं पता एग्जैक्टली, बट सुने हैं शैश मेमोरी, आप ही एक बार बताए थे सर। कैच मेमोरी, कैच भी बोल सकते हैं, कैशे बोलते हैं, ठीक है? ओके ओके। आइदर यू कैन प्रोनाउंस इट एज़ कैच और या फिर कैशे भी बोलते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है? ये है। एनी अदर टाइप ऑफ मेमोरी? एनीवन? थोड़ा-सा रिकॉल कीजिए, थोड़ा इन डेप्थ में जाइए। ओके, रजिस्टर्स। नाउ रैम और रोम 2 मेमोरी है। इनमें से एक वोलेटाइल है, एक नॉन वोलेटाइल है। व्हिच वन इज़ वोलेटाइल, सरिता? प्रेरणा? सर रोम। ROM is volatile. Do you understand यस सर। what is meant by the term volatile and non-volatile? सर रैम जैसे वो हार्ड परमानेंट मेमोरी वो काम करता है, रोम जिसमें हम लोग काम करते हैं फिर लाइक हम लोग जो काम कर रहे हैं फिर हम लोग अगर उसको डिलीट कर दे या फिर हम लोग डेस्कटॉप या अपना सिस्टम को ऑफ करें तो जो चीज़ नहीं रहने का वो सारे उस मेमोरी से निकल जाते हैं, एट द रनिंग टाइम ये रोम में काम करते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, इस पे हम आएँगे। एक सवाल थोड़ा-सा चेंज कर रहे हैं। पहला सवाल मेरा अब ये आ रहा है कि रैम, रोम, कैश रजिस्टर्स, इतने सारे मेमोरी हमें क्यों चाहिए हैं? Why can't we have a single मेमोरी सिस्टम? लेट्स से हमें 2 टीबी का रैम या 2 टीबी का हार्ड डिस्क दे दो, 5 टीबी का हार्ड डिस्क दे दो या कोई एक मेमोरी दे दो। I don't need the support of these much या these many types of memory. I can make use of only single type of memory. तो हमको वो ज़्यादा क्वांटिटी में दे दो। Why can't we have a single memory of any one type? Any answer? सर एग्जैक्टली तो नहीं पता सर, बट अगर एक मेमोरी में रहते तो जो जैसे हमारे एप्स वगैरह हैं वो अभी हमारे फ़ोन में परमानेंट जैसा काम करते हैं और हम लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, जो भी है उसको डिलीट कर रहे हैं। तो अगर ये सारा अगर एक ही मेमोरी में अगर सेव रहता तो शायद उस पे प्रेशर ज़्यादा रहता, जो अनवांटेड हमारा डेटा है वो भी वहाँ पे रहता जिसकी हमारी ज़रूरत नहीं है। तो मे बी शायद एक ही रीज़न हो सकता है। Okay, valid point. Uh, सरिता आपकी तरफ से कोई आंसर? Whatever you feel, यस सर। बताइए। सर एक बार फिर से बोलिएगा। सवाल ये था कि कंप्यूटर में या लैपटॉप में या फ़ोन में इतना सारा मेमोरी हमें क्यों चाहिए? हम लोग एक ही टाइप की मेमोरी से क्यों नहीं काम चला लेते हैं? सर एक टाइप का मेमोरी से सर शायद इसलिए मतलब का यूज़ नहीं होता है सर, क्योंकि जो रैम होते हैं सर वो मेमोरी को अ, सर सर जैसे रोम हो गया सर, वो रीड करता है सर मेमोरी को, और जो
रैम हो गया, वो हमारे रैंडम तरह से सर ऐसा कुछ था, याद नहीं आ रहा। ये तो सर आप बोल पा रही हो बिकॉज़ आपको थोड़ा बहुत उसका फुल फॉर्म याद है। दैट इज़ रीड हाँ जी। ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है? ठीक है, हाँ, डोंट वरी। हम क्या करें पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक? अ, RAM is random access memory. It is a volatile memory, also known as main memory of the system. ठीक है, ये टर्म याद रखना पड़ेगा आपको, मेन मेमोरी। ना वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब है कि जैसे अभी हम सिस्टम में काम कर रहे हैं और पढ़ाते-पढ़ाते लेट्स से कि अचानक से बैटरी लो होकर के ऑफ हो जाए, ठीक है? तो क्या होगा, जो भी सिस्टम पे हम करेंटली काम कर रहे थे, हम उसको लास्ट अगर सेव करना भूल गए या सेव कभी किए ही नहीं होंगे, तो वो ना डिलीट हो जाएगा। बिकॉज़ हम रियल टाइम पे जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो रैम पे आकर के एक्टिव रहता है। ठीक है? तो रैम पे जो भी डेटा है वो वोलेटाइल नेचर का रहता है। रैम पे आप डेटा को हमेशा के लिए सेव करके नहीं रख सकते हो। उसका नेचर ही है कि उससे पावर कट जब आप सिस्टम से करते हो, या तो अपने से पावर कट हो जाए या आप सिस्टम को शट डाउन कर दो, तो वो रैम में जो भी डेटा रहता है उसको डिलीट कर देता है। सेम थिंग गोज़ फॉर योर एप्लीकेशंस ऑल्सो, जो आप अपने स्मार्टफ़ोन में यूज़ करते हो। तुम फ़ोन को रिस्टार्ट करो, देखो लास्ट जो भी एप्लीकेशंस खुला हुआ था सब का सब अपने आप वैनिश हो जाता है और फिर रैम में कुछ बचता नहीं है। देन हम फिर से उसी एप्लीकेशन को खोलते हैं, तो 2-3 सेकंड का बफरिंग लेता है, थोड़ा-सा लोड होता है, उसके बाद वो आता है। नाउ रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना? रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या है? ये एक तरह का परमानेंट मेमोरी है, ठीक है? परमानेंट मेमोरी जिसमें हम लोग अपना डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। इसके भी क कई वैराइटीज़ आते हैं, ठीक है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम्स आर अवेलेबल। अ, परहैप्स रोम का इम्पोर्टेंस ये है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम खुद जो है, वो पहले रोम पे ही हम लोग लोड करके रखते हैं। और जब हम लोग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो या जब भी आप सिस्टम को स्टार्ट करो, वो क्या होता है, उसमें पहले हम लोग का क्या बायोस सेटअप बीआईओएस, है ना? वो बायोस सेटअप इनिशिएट होता है, वो चेक करता है सारे हार्डवेयर्स रेडी हैं या नहीं है। और उसके बाद जब सारे सिस्टम से उसको मिल जाता है रिजल्ट कि ओके वी आर रेडी टू गो, तब वो क्या करता है, बूटिंग करता है। बूटिंग का मतलब क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पे लोड नहीं होगा, सिस्टम आगे काम नहीं कर पाएगा। तो रैम पे ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना, फिर उसके बाद जब सिस्टम पूरा खुला तो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ से कंट्रोल लेता है और कंट्रोल लेने के बाद वो सिस्टम पे जो भी इंस्ट्रक्शंस यूज़र देता है, उसको ऑपरेट करने पे हमारी मदद करता है। ठीक है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। नाउ उसके बाद क्या है, ठीक है? तो रोम पे हमारा ये आकर के रह गया। ऑल्सो हम लोग जो अपना आज के टाइम में स्मार्टफ़ोन खरीदने जाते हैं, तो उसमें पीछे स्पेसिफ़िकेशन में लिखा रहता है कि लेट्स से 8 जीबी रैम और 128 जीबी रोम। लेकिन जब लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, वहाँ पे रोम नहीं बोलता, वो हार्ड डिस्क बोल देता है। बोथ मीन सेम थिंग, ठीक है? यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, ये बस टर्मिनोलॉजी का हेर-फेर है, ठीक है? तो ये जो हो गया, ये हमारा नॉन वोलेटाइल नेचर का हो गया। क्या हो गया इसमें? नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, ठीक है? और इसको हम लोग परमानेंट मेमोरी परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। तो एक मेन मेन मेमोरी हो गया, दूसरा हमारा सेकेंडरी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी हो जाता है। तो अभी तक तो सिस्टम में हम लोग यही जानते थे कि रैम और रोम हुआ करता था या होता है, बट उसके नीचे या उसके बाद हमारे पास और भी मेमोरीज़ होते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कैश मेमोरी। अब सवाल ये आता है कि क्या ये 2 तरह का रैम, एक तो सॉरी 2 तरह का मेमोरी रखने में दिल नहीं भरा, तसल्ली नहीं हुआ कि वो फिर से एक नया टाइप का मेमोरी लेकर के आ गया।
ठीक है? तो इसका जवाब हम देंगे कि इतने टाइप्स का मेमोरी हमें क्यों चाहिए। कैश मेमोरी जो है, ये हमें 2 तरह का मिलता है, एक L1 टाइप का होता है और एक L2 टाइप का। अब L1, L2 क्या है? इसको कई बार हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, इंटरनल कैश एंड एक्सटर्नल कैश। कैश मेमोरी बहुत छोटा अमाउंट या बहुत छोटा कैपेसिटी का मेमोरी रहता है। इसको लगाने के पीछे पर्पस है कि सिस्टम का स्पीड या प्रोसेसिंग स्पीड जो है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है? इसका और कोई पर्पस नहीं है। ये डेटा को ना तो परमानेंटली रखता है, ना ही हम लोग इसमें कोई डेटा उतना रखने का कैपेसिटी उसको उसके पास है कि बहुत बड़ा डेटा रख सके। परहैप्स आज के टाइम में जो हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर जो है उसमें जो कैश मेमोरी रहता है, वो इतना छोटा रहता है कि उसमें आप एक स्मार्टफ़ोन का एचडी क्वालिटी का फ़ोटो आप डाल भी नहीं सकते। बिकॉज़ वो एस उस एचडी क्वालिटी का फ़ोटो का साइज़ इतना ज़्यादा रहता है कि वो कैश मेमोरी में स्टोर भी नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहो भी स्टोर करना तो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज़ की कैपेसिटी ही उतना नहीं है कैश मेमोरी का। तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश मेमोरी हम लोग यूज़ करते हैं जस्ट टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग। लास्ट उससे भी छोटा आता है रजिस्टर्स। Registers are physical storage devices that are made up of flip-flops. Flip-flop एक इलेक्ट्रॉनिक टर्म है। मोस्टली रजिस्टर्स में हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो 0 या 1 मतलब बाइनरी के फॉर्मेट में स्टोर होता है। फ्लिप-फ्लॉप जो हम बोले, फ्लिप-फ्लॉप का मतलब ही होता है 0 एंड 1। तो रजिस्टर्स में व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू स्टोर दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, और वो 0 और 1 की भाषा में स्टोर करता है। तो बेसिकली वी कैन से कैश मेमोरी एंड रजिस्टर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड और कम्स अटैच्ड विद द प्रोसेसर। सीपीयू में अटैच होकर के आता है। हम उसको मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते, ना हम बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं। जब वो मैन्युफैक्चर होता है एक सीपीयू या पूरा प्रोसेसर मदरबोर्ड पे, तभी उसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है। वो हमारे हाथ में नहीं, वो सिस्टम स्पेसिफिकेशन में कंपनी अपना बोल के भेजता है कि हमको ये आर्किटेक्चर में इतना चीज़ चाहिए है, तो उसमें से कैश और रजिस्टर्स के बारे में वो बता देता है। परहैप्स रैम और रोम के बारे में भी इनिशियली बता देता है कि हमको इतना कैपेसिटी का चाहिए, बट देयर इज़ एक्स्ट्रा स्लॉट्स अवेलेबल ताकि यूज़र बाद में चल कर के रैम और रोम को अपग्रेड कर पाए। ठीक है? इतना तो सबको पता था हम लोगों को। नाउ सवाल फिर अब ये आया कि इतना सारा मेमोरी हमें क्यों चाहिए था? सवाल का जवाब पहला ये है, चलो इतना तो समझ में आया कि रैम वोलेटाइल नेचर का है तो हम सिर्फ रैम नहीं रख सकते थे। अब सवाल फिर ये आता है, जब रैम वोलेटाइल नेचर का है तो रैम का ज़रूरत ही क्या है? हटा के हम वो 2-4 जीबी 8-12 जीबी लेके हम रैम क्या ही करेंगे? हमको आप रोम दे दीजिए। ठीक है ना? हमको 1 टीबी का रोम दे दीजिए अपने स्मार्टफ़ोन में, वो मेरे लिए सफिशिएंट होगा। हमको 128 जीबी का रैम और 128 जीबी का रोम और 16 जीबी का रैम या 12 जीबी का रैम, ये देखिए आप क्या करते हैं, उससे अच्छा है हमको आप रोम ही दे दीजिए सफिशिएंट क्वांटिटी का। इसके पीछे किसी को कोई रीज़न पता है कि रैम और रोम दोनों ही क्यों चाहिए हमें? लेट असाइड कैश एंड रजिस्टर्स, उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे अभी। एनी रीज़न? एनी गेसेस? क्यों ज़रूरत है रैम और रोम दोनों का? सर एक गेस कर रही हूँ कि हुँ, अगर सर रैम मेमोरी में जैसे हम लोग इनिशियली जो हम लोग काम करते रहते हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि जो प्रोसेस टाइम है, अगर हम कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मेरे को एंड रिजल्ट से मतलब है या फिर जो भी है, तो ये बीच का सारा चीज़ अगर मुझे नहीं सेव करना है, जैसे ये परमानेंट मेमोरी है रोम, तो सारा कुछ अगर उसमें सेव हो जाएगा तो एक तो मेमोरी का ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाई कर लेगा उसको। हुँ, तो तो वो तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी कर लेगा। तो अगर रैम में अगर ऐसा है कि और इन केस अगर मान लीजिए जैसा अगर कोई वायरस वगैरह भी आता है, अगर डायरेक्ट वो रोम में चल जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा हमको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन रैम में ही अगर रन टाइम पे ही रहेगा तो हमारे डेटा को शायद वो हैम्पर ना कर पाए। ओके। सरिता आपके साइड से कोई गेस? नो सर। परहैप्स इतने दिनों से, इतने सालों से हम लोग सब मोबाइल और कंप्यूटर, लैपटॉप सब चला रहे हैं, बट हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, तो आज आंसर देंगे, उम्मीद करेंगे ये आंसर ज़िंदगी भर याद रहे और अपने अगले जनरेशन तक को भी ऐसे ही सिखाइए, ताकि कोई इसको गलत सेंस में
कोई ऐसा कोई वंचित नहीं रहे कि क्यों यूज़ करते हैं, बस यूज़ करने के पर्पज़ से नहीं, रीज़न पता होना चाहिए कि यूज़ क्यों कर रहे हैं। सो हियर वी गो विद द आंसर। सी, ये जो हम डायग्राम बनाए हैं इसको हम पहले जस्टिफाई करते हैं और इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज लेट्स से आवर सीपीयू, ठीक है, ये प्रोसेसर है। हियर वी हैव द रैम, स्मॉल में लिखते हैं अदरवाइज कैच, और यहाँ पे हमारे पास लेट्स से रजिस्टर्स होंगे, ठीक है, रजिस्टर्स इसका भी बना। और यहाँ पे हमारे पास है दिस इज आवर रोम, ठीक है। ये पहला 3 जो हम मार्क किए हैं, पहले 3 तो हमारे पास काइंड ऑफ वोलेटाइल मेमोरी है, तो हम इसको सफिशिएंटली यूज़ नहीं कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि सर इन तीनों को हटा दीजिए, डायरेक्टली रोम से कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। अब इसका आंसर सुनो क्या है। हम जैसा अभी पहले बोले कि कैश और रजिस्टर जो होता है ये तो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड रहता है या इनबिल्ट रहता है, इसके साथ हम लोग कुछ छेड़छाड़ या चेंज इसमें नहीं कर सकते हैं। रैम एक्सटर्नली लगा रहता है लेकिन ये भी सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। So whatever data CPU is fetching, it is fetching from the RAM. वो डेटा को रैम से ही फेच, प्राइमरी मेमोरी से ही उठाता है, बिकॉज सीपीयू जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से कनेक्टेड नहीं रहता है डायरेक्टली। उसके पीछे रीजन क्या है? इफ यू कंपेयर द स्पीड ऑफ ऑल द 4 मेमोरीज, रोम, रैम, कैश एंड रजिस्टर्स, आपको पता ही चलेगा रोम जो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी जो है वो बहुत ही स्लो नेचर का है एज कंपेयर टू अदर्स। और फिर अगर उसको तुम सीपीयू या प्रोसेसर के स्पीड से कंपेयर करो तो और भी स्लो है। एक तो प्रोसेसर का स्पीड सबसे हाई एज कंपेयर टू ऑल द मेमोरी, उस पे भी हमारे पास रैम, कैश और रजिस्टर्स का स्पीड कंपेरेटिवली बेहतर है एज कंपेयर टू रोम। सो बिकॉज ऑफ दिस एंड वन मोर रीजन इज दैट बिकॉज हमारे पास रोम में स्पेस काफी ज्यादा रहता है। यूजुअली हमारे पास हार्ड डिस्क कितना रहता है, 500 जीबी, 1 टीबी, या हमारे स्मार्टफोन में भी जो रोम रहता है वो 128 जीबी, 64 जीबी। तो उतने बड़े स्पेस में एक डेटा को खोजना, सीपीयू लेट्स से किसी डेटा का रिक्वेस्ट कर रहा है या सीपीयू को अपना काम का कंप्लीट करने के लिए एक डेटा चाहिए, अब वो रोम में है, अब वो सर्च करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ खोज रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें खोजे तो इसका स्पीड काफी कम है, ये अपना फुर्सत से स्लोली स्लोली काम करके देगा। सीपीयू तब तक वेट नहीं करना चाहता, ठीक है, किसी और के स्लो होने के कारण सीपीयू अपना प्रोसेसिंग स्पीड को कम कर दे तो वो परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा। जाहिर सा बात है, इमेजिन करो कि आपके पास एक बाइक या साइकिल है, उसमें 2 टायर लगे हुए हैं, एक का स्पीड आगे वाले का बहुत हाई है, ये बहुत फास्ट चल सकता है, और पीछे वाला टायर जो है थोड़ा-सा उसका वेट ज़्यादा है या जो भी रीज़न होगा, या छोटा टायर है जिसके रीज़न से वो स्पीड ज़्यादा नहीं चल सकता। तो वहाँ पे क्या होगा? डेफ़िनेटली बाइक का जो स्पीड होगा, वो ओवरऑल स्पीड उसके परफ़ॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। इंजन का पावर है कि वो गाड़ी को 120-140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सकते हैं। ठीक है? इंजन आपके पास है पावरफुल, ड्राइवर भी आपके पास है जो रन कर सकता है उसको। लेकिन आपके पास टायर्स जो हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। एक टायर है जो कि हाँ, चलो थोड़ा बहुत मैच कर देगा इंजन के स्पीड के साथ, लेकिन दूसरा टायर जो बहुत स्लो है, तो वहाँ पे क्या होगा? ओवरऑल परफॉर्मेंस पे आपके असर पड़ेगा, स्पीड रिड्यूस हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी होता है, जिसके कारण से ये यहाँ से कनेक्टिविटी ही हटा दिया गया। ठीक है? इसी के लिए अब आते हैं, जब आप सिस्टम में चाहे फर्स्ट टाइम या किसी भी टाइम सिस्टम को स्टार्ट करते हो,
तो रैम में कोई डेटा रहता नहीं है। आप जब भी किसी एप्लीकेशन को फॉर द फर्स्ट टाइम ओपन करते हो, तो आपका फ़ोन थोड़ा देर के लिए बफर होता है, चक्री घूमता है, एटलीस्ट 1, 2, 3 सेकंड के लिए ही सही। क्या करता है वो? क्योंकि डेटा रैम में तो है नहीं, तो उसको खोजने के लिए रोम में गया। रोम से डेटा को उठा करके ला करके डाला रैम पे, और रैम से डेटा को सीपीयू ने फेच किया। ठीक है? ये काम था। तो रोम से उठ के आना, रैम पे स्टोर होना, और रैम से फिर उस डेटा को देना स्टार्ट करना देने के लिए सीपीयू को, इतना काम में तो थोड़ा-सा तो समय लगा ही होगा। क्योंकि रोम में खोजने में उसको समय लगा, रोम कंपैरेटिवली स्लोअर है। तो रैम तक पहुँचाने में उसको समय लगा, रैम से फिर सीपीयू ने फेच किया, फेच करके प्रोसेसर उसको प्रोसेसिंग करना स्टार्ट किया, तब आपको सिस्टम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो बफरिंग टाइम जो होता है, ये जस्ट बिकॉज़ कि हमारा सिस्टम में रैम पे लोडेड नहीं था एप्लीकेशन, या जो आप खोल रहे थे, वो डेटा को खोजना पड़ा रोम में, वहाँ से फेच हुआ रैम पे आया, और रैम से फिर सीपीयू ने फेच किया और प्रोसेसिंग करना स्टार्ट किया। इसीलिए आप किसी एप्लीकेशन को फॉर द फर्स्ट टाइम अगर ओपन कर रहे हो, या फ़ोन को रीस्टार्ट करके कुछ एप्लीकेशंस खोलते हो, तो कंपैरेटिवली थोड़ा-सा 1, 2, 3 सेकंड का बफर लगता है, या लोड होने में समय लगता है। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है? कोई बात नहीं समझ में आई हो? प्रेरणा? नो सर। ठीक है। सर फाइन। हुँ। सर इसका नोट्स यदि प्रोवाइड कर देंगे तो थोड़ा-सा अच्छा रहेगा। अच्छा, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक टाइप का चीज़ था, तो इसको हम नोट्स एज़ सच कभी सर कुछ बेसिक प्रिपेयर किए नहीं हैं। ठीक है? सर बट हाँ, ठीक है, आपने बोला है। बोलिए, बोलिए। सर वही बोल रहे थे मतलब बहुत ईज़ी है, बहुत नॉर्मल है। तो सर ये क्या हो गया ना, ये रिपीट हो गया। हम लोग बहुत टाइम पहले पढ़े थे तो रिपीट हो गया और इसका नोट्स वगैरह से कुछ प्रोवाइड नहीं हुआ था। इसका सर ऐसा रहेगा ना कुछ जैसे ये डायग्राम थ्रू से आप बताए हैं ना, इसका थ्रू से हुँ। थोड़ा बहुत कुछ रहेगा ना सर, तो थोड़ा-सा पढ़े रहेंगे तो सर याद रहेगा। अच्छा, हॉनेस्टली स्पीकिंग हमको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम बना के ओके, दे देंगे। यस। ठीक है? ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब अब सवाल ये भी आ जाता है कि रैम तो ठहरा हमारा बहुत कम क्वांटिटी का। अगर रोम हमको दे देता है ये 64 जीबी, 128 जीबी, 500 जीबी, 1 टीबी, तो रैम उतना हमें क्यों नहीं मिल पाता? हमें रैम इतना कम क्वांटिटी में क्यों मिलता है? क्योंकि आप अगर देखोगे, अक्सर लड़ाई सिर्फ़ रैम का स्पेस को बचाने के लिए ही है। यूज़र 1-2 साल अगर अपना सिस्टम स्मार्टफ़ोन यूज़ कर लेता है, तो उसका सिस्टम भर जाता है, तो बोलता है रैम पे स्पेस नहीं है, आपका एप्लीकेशन लोड नहीं हो पाएगा। क्लियर क्लियर करो डेटा, क्लियर करो। और पीछे से वो एडवर्टाइज़मेंट भी आता है, नया एप्लीकेशंस इंस्टॉल कीजिए, नए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, गेम खेलिए, ये सारा वो सारा काम कीजिए। तो ये तो प्रॉब्लम तो शुरू से चलता आ रहा है, जब से स्मार्टफ़ोन या कंप्यूटर, लैपटॉप चल रहा है। इसको कभी कोई सॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं करता? इतनी सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ बन गए हैं, लाखों रुपए का स्मार्टफ़ोन बनाते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को कभी कोई टैकल क्यों नहीं करने की कोशिश करता कि भाई रैम का जो प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करके चलो हम लोग 100 जीबी का रैम दे देते हैं सिस्टम में। द थिंग इज़ दैट अ, रैम एज़ कंपेयर्ड टू योर सेकेंडरी मेमोरी रोम इज़ अ बिट एक्सपेंसिव। ठीक है? थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पहला रीज़न। तो आप अगर जैसे उसका साइज़ बढ़ाओगे, तो कॉस्ट भी बढ़ेगा यूज़र के लिए। कॉस्टली जहाँ होगा, आपके पास से बहुत कम कस्टमर आएँगे जो उस रेंज का स्मार्टफ़ोन या प्रोडक्ट खरीद सकें। तो वो एक अच्छा बात नहीं समझ में आता इंडस्ट्रियलिस्ट को कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा होकर के भी नहीं बिक रहा है। सेकंड रीज़न जो कि एक टेक्निकल रीज़न होगा फिर से, कि हम रैम का साइज़ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, है ना? रैम का साइज़ अगर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो जहाँ साइज़ बढ़ेगा, सीपीयू अगर कुछ डेटा के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उस खोजने में भी समय लगेगा। भले रैम कितना भी फ़ास्ट क्यों ना हो एज़ कम्पेयर्ड टू रोम,
लेकिन फिर भी वो उतना फास्ट नहीं है जितना कि सीपीयू का स्पीड है। सीपीयू खोजना चाह रहा है जिस पेस से, उसको थोड़ा अपना पेस डाउन करना पड़ेगा, स्पीड कम करना पड़ेगा, तब वो रैम में सर्च करेगा। अब रैम में सर्च करा तो क्योंकि रैम का साइज आपने बड़ा कर दिया, तो डेफिनेटली उसमें खोजने में समय लगेगा। आपके पास एक छोटा-सा अगर हम कबर्ड दे देते हैं और एक किसी और आदमी को या आपको साइड में एक बड़ा-सा अलमीरा दे दे रहे हैं, तो आपको चीज़ों को खोजने में ज़्यादा समय किसमें लगेगा? जहाँ स्टोरेज स्पेस ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ये एक टेक्निकल रीज़न जिसके चलते रैम को बहुत ज़्यादा अ, बड़ा नहीं किया जा सकता या बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का नहीं बनाया जा सकता है। हैविंग सेड दैट करंट फील्ड में टेक्नोलॉजीज़ इवॉल्व कर रहे हैं और धीरे-धीरे हम लोग ऐसे एरा पे जा रहे हैं जहाँ पे रैम का साइज़ ग्रेजुअली बढ़ता चला जा रहा है। आई एम फ्रॉम अ जनरेशन जहाँ पे मेरे घर पे जब पहली बार कंप्यूटर आया था, तो उसमें शायद 512 एमबी का रैम था। कैन यू इमेजिन 512 एमबी ऑफ रैम? इतना में सर आज के टाइम में तो कुछ नहीं होगा। शायद आज के टाइम का स्मार्टफ़ोन शायद ओपन ही नहीं हो, स्टार्ट ही नहीं ले, है ना? ये चीज़ है। ऑल्सो अगर भी मेरे पास लेट्स से अगर 1 जीबी का रैम है, ठीक है ना? तो 1 जीबी में पूरा 1 जीबी आपको मिलता है क्या? हैव यू एवर सीन कि आप अपना फ़ोन स्टार्ट करो पहली बार, खरीद के लाए शोरूम से, वो लिखा है कि 16 जीबी का रैम है। लेकिन आप जब खोलते हो तो पीछे दिखाई क्या देता है? सिर्फ़ 13 पॉइंट समथिंग जीबी इज़ अवेलेबल फॉर द यूज़र। बाकी 2 अढ़ाई डेढ़ 2 जीबी वो क्या करता है? कहाँ चला जाता है? सो दैट वो उतना कंपोनेंट को क्या करता है? कैप्चर करके रखता है फॉर इट्स इंटरनल पर्पसेस। नाउ व्हाट कैन बी द इंटरनल पर्पसेस? जैसे कि मैंने बोला कुछ देर पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है रैम पे। ठीक है? बातों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में मैंने बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पे लोड होता है। तो लोड होता है तो उतना स्पेस तो हमको चाहिए ना। अब इमेजिन करो कि यूज़र को पूरा आपने दे दिया है 2 जीबी का 2 जीबी पूरा और यूज़र लगभग पूरा 2 जीबी कंज़्यूम कर चुका है। अब जब सिस्टम को आप ऑन करोगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने के लिए तो स्पेस चाहिए और वो स्पेस है नहीं। अब वो यूज़र को कैसे बोले कि भाई डिलीट करो डेटा? क्योंकि सिस्टम तो ओपन हो नहीं रहा है और जब तक सिस्टम ओपन नहीं होगा, आप यूज़र को इंस्ट्रक्शन या कमांड दे नहीं पाओगे। यूज़र को इंस्ट्रक्शंस दोगे नहीं, यूज़र डिलीट नहीं कर पाएगा। यूज़र के हाथ में कंट्रोल पहुँचे, उतना स्पेस रैम में छोड़ दिया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर ले। बिकॉज़ अल्टीमेटली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यूज़र के बिहाफ़ में यूज़र के लिए ही बनाया गया है, ताकि यूज़र जो है हर चीज़ को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता है, या हर काम के लिए छोटा-छोटा इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास कर सकता बिकॉज़ नॉट एवरीवन इज़ कंप्यूटर सेवी, नॉट एवरीवन इज़ कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट। सबको कमांड्स याद नहीं रहते हैं। Even being a computer science teacher or being a computer science students, we do not remember each and every code, isn't it? अब कैसा लगेगा कि हर बार सिस्टम को ऑन किए, नोटपैड ओपन किए या पेंट ओपन किए, हर बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। वैसा हो गया तो हम लोग इंटरनेट कनेक्ट करने में हम लोग को कितना मेहनत लग जाएगा, यू विल नेवर बी एबल टू इमेजिन। ठीक है ना? तो ईज़ आउट करने के लिए रैम में कुछ स्पेस छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। सर। ठीक है, ये हो गया। कैश और रजिस्टर्स के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं बिकॉज़ हमारा मेन कंसर्न है ये रैम। मेमोरी मैनेजमेंट जो हम लोग बात कर रहे हैं, पहले रैम के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब रैम में जब सवाल आया कि इतना छोटा है, तो अगला सवाल अब देखो आज के ज़माने का सवाल। लेट अस इमेजिन सभी के पास स्मार्टफ़ोन तो है ही। जस्ट होल्ड ऑन, हम लैपटॉप को चार्जिंग में लगा दें। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके।
सो रैम पे जब यहाँ पे बात आई, रैम में लेट्स इमेजिन कि तुम्हारे सिस्टम में अभी 4 जीबी का रैम लगा हुआ है। आई गो टू द प्ले स्टोर, आई डाउनलोड लार्जर फाइल, या फिर हम एक ऐसा गेम डाउनलोड कर रहे हैं, लेट्स से पबजी, या ऐसा कोई गेम जो ऑलमोस्ट लेट्स से 2-3 जीबी या 6 जीबी का है। ठीक है, ट्राई टू रिमेम्बर हम क्या बोले। मेरे पास रैम है 4 जीबी का, आई गो टू द प्ले स्टोर, आई डाउनलोड अ गेम विच इज हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ लेट्स से 6 जीबी, मतलब मेरे रैम के साइज से ज्यादा उसका कैपेसिटी है। तो डाउनलोड हो गया तो चलो ठीक है, रैम में नहीं होकर के वो रोम में स्टोर होता है, इतना तो हम लोग को समझ में आ गया अब तक, क्योंकि परमानेंट मेमोरी है। रोम में स्टोर तो हो गया, लेकिन जब हम इस 6 जीबी वाले गेम को प्ले करने गए, क्लिक किए उस पे, वो लोड होकर के रैम पे आया। नाउ ट्राई टू एनालाइज कि रैम मेरे पास 4 जीबी का है, उसके ऊपर हम लोड कर रहे हैं 6 जीबी का गेम या एप्लीकेशन। ऑल्सो रैम में सिर्फ यही एक एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा है, देयर माइट बी सेवरल अदर एप्लीकेशंस ऑल्सो जो सेम टाइम पे रन कर रहे होंगे। आपने पहले लेट से अलार्म अपना ओपन किया होगा, या यूट्यूब चलाए होंगे, प्ले स्टोर आपने ओपन किया था, तो सेवरल सच एप्लीकेशंस आपने पहले से खोल रखा था, वो रैम पे लोडेड है। तो रैम में स्पेस पहले से कुछ एप्लीकेशंस ने ऑक्यूपाई कर रखा है। उसके ऊपर से आप चाह रहे हो कि आपके मेमोरी में, आपके रैम में एक ऐसा एप्लीकेशन ओपन हो जाए जो कि परहैप्स रैम की कैपेसिटी से ही ज्यादा है। तो ये कैसे मुमकिन है? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। आप अपने मोबाइल में एक मूवी प्लेयर ऐप, लेट्स से वीएलसी मीडिया प्लेयर और एमएक्स प्लेयर, समथिंग लाइक दैट, आपने रखा है इंस्टॉल करके। आपको पता चला कि आपको किसी दोस्त ने मूवी दिया कि बहुत एचडी क्वालिटी या फुल एचडी क्वालिटी का मूवी है, ये ले जाओ। तो कैपेसिटी कितना है, ये साइज क्या है? तो 6 जीबी का है, 8 जीबी का मूवी है, देखना। अब कैन यू इमेजिन कि आप एक ऐसे फाइल को खोल रहे हो जिसका साइज है 8 जीबी, और उसको आप लोड करोगे मूवी प्लेयर में, तो ये रैम में कैसे रन करेगा 8 जीबी का फाइल या 10 जीबी का फाइल? या एक ऐसे फाइल को आप ओपन करना चाह रहे हो या लोड करना चाह रहे हो रैम पे, जो कि रैम के दिए हुए स्पेस से ज्यादा है। तो ये तो बड़ा असाधारण सा बात हो गया कि हाउ कैन दिस बी पॉसिबल कि उसका जितना कैपेसिटी उससे ज्यादा का डेटा को वो लोड करके प्ले कर रहा है। देयर कम्स द टर्म्स सच एज सच एज वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग, segmentation, contiguous memory allocation। ठीक है, several other points are there that needs to be mentioned, आएंगे उन सब चीजों पे। तो अभी फिलहाल ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो समझ में रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अब ये वर्चुअल मेमोरी क्या चला आया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स पेजिंग, सेगमेंटेशन एंड कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन? एंड देन अगर कंप्यूटर में कोई देखे होंगे तो सेगमेंटेशन के बाद हमारे पास डीफ्रैगमेंटेशन भी आता है। ठीक है ना? नाउ द थिंग इज दैट हमारे पास जो रोम है, सॉरी रैम के बारे में भी अगर या ठीक है, रैम के बारे में बात करते हैं, चलिए। सो इमेजिन दिस एज योर रैम। ठीक है, इमेजिन दिस एज योर रैम, डोंट गेट कंफ्यूज प्लीज। ये हमारा रैम है अभी, लेट्स से, क्योंकि हमें इस पे काम करना है। रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल नेचर का है। इसमें क्या कर रहे हैं, इसको ना पार्टीशन कर दिया जाता है।
ठीक है, इमेजिन करो कि इसको पार्टीशन कर दिया गया है। अब पार्टीशन है तो इक्वल साइज भी हो सकता है, अनइक्वल साइज भी हो सकता है। तो अभी हम लोग इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि इक्वल साइज का है या डिस्टिंक्ट साइज है। फिलहाल इमेजिन किया जाए कि रैम को पार्टीशन कर दिया गया है। यूजुअली मोस्टली क्योंकि हम लोग इसको किसी फॉर्मूला के बेस पे पार्टीशन करते हैं, तो वो फॉर्मूला के बेसिस पे आप जब भी कैलकुलेटेड पार्टीशन करोगे, वो हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करेगा। तो पार्टीशंस आर मोस्टली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। और हर एक प्रोग्राम पार्टीशन के अंदर, ठीक है, हर एक पार्टीशन के अंदर यू आर एंटाइटल्ड टू कीप अ सिंगल प्रोग्राम। अब इसे प्रोग्राम बोलो या प्रोसेस बोलो, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब आप अगर प्रोग्रामिंग टर्म यूज करना चाहते हो तो प्रोग्राम लिखो, या प्रोसेस लिखना चाहते हो प्रोसेस लिखो। लेट्स स्टिक टू सिंगल प्रोसेस। एक प्रोसेस को, ठीक है, एक एक पार्टीशन एलोकेट कर दिया गया है। अब ये पार्टीशन करने का भी बहुत सारा टेक्निक है, आई थिंक शायद सिलेबस में हम लोग देख पाएंगे। तो several processes can be kept or several programs can be resided at the same time within the RAM। ठीक है, आपने सेम टाइम पे several processes या several programs को रैम में रखा। इससे बेनिफिट क्या पहुंच रहा है कि जब प्रोग्राम वन या प्रोसेस वन सीपीयू में था और काम हो रहा था उसके ऊपर, तो इस प्रोग्राम या प्रोसेस ने एक रिक्वेस्ट डाला कि आई नीड टू एक्सेस द एक्सटर्नल फाइल। अपने प्रोग्राम में कहीं एक मेंशन कर रखा होगा कि इस टास्क को पूरा करने से पहले या पूरा करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फाइल एक्सेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब मेल कर रहे हैं तो आपने मेल टाइप किया, किसे भेजना है, सब्जेक्ट क्या है, बॉडी कुछ है। उसके बाद आप क्या करते हो, उसमें अटैचमेंट ऐड करते हो, इजंट इट? तो अटैचमेंट जब आप ऐड कर रहे हो तो यू कम आउट ऑफ द मेलिंग सिस्टम, और आप फ़ोल्डर में खोजते हो कि कौन-सा फ़ाइल को भेजना है। अब या तो आप उस फ़ाइल को ड्रैग ड्रॉप करते हो, या फिर उसी एप्लीकेशन के थ्रू अटैचमेंट पे क्लिक करके आप फ़ाइल को एक्सेस कर लेते हो। आइडिया इज़ वेरी सिंपल। तो ये जब हमने एक्सटर्नल फ़ाइल को एक्सेस करने का रिक्वेस्ट डाला, परहैप्स उस टाइम में उस प्रोसेस या उस प्रोग्राम को सीपीयू का ज़रूरत नहीं था, बिकॉज़ एक बार में एक प्रोसेस एक ही काम कर रहा होगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप टाइप भी कर रहे हो और उसी में अटैच भी सेम टाइम पे कर पा रहे हो। आप अटैच पे क्लिक करोगे, उधर अटैचमेंट चालू होगा तब आप टाइप कर सकते हो, या फिर आप टाइप खत्म करने के बाद अटैचमेंट को ऐड करोगे। इट्स इम्पॉसिबल कि आप दोनों काम को एक साथ कर पाओ, बिकॉज़ दोनों के दोनों काम अलग-अलग रिसोर्सेज अप्लाई करते हैं और दोनों के लिए यूज़र इंटरवेंशन चाहिए। अगर एक सिस्टम जनरेटेड हो जाए, तब हमारा काम हो जाएगा कि मल्टीपल वे में हम लोग एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। एंड परहैप्स होता भी है। वंस आप अटैचमेंट पे क्लिक कर देते हो और फाइल को लोड कर देते हो, अब अगर वो फाइल वो धीरे-धीरे लोड हो भी रहा है, तो सेम टाइम पे आप टाइप कर सकते हो, बिकॉज़ आपने अपना काम कर लिया। लेकिन जब आप फाइल को अटैचमेंट में खोजने के लिए जाते हो और उस पे क्लिक करते हो, लोड करते हो, तब तक सीपीयू का कुछ काम नहीं है उस प्रोग्राम या उस प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो सीपीयू क्या बोलता है, हम तुमको रिलीज़ कर दे रहे हैं। हम जा रहे हैं किसी दूसरे प्रोग्राम को या दूसरे प्रोसेस को, उसको पकड़ के लाएँगे, उस पे काम करेंगे। तो सीपीयू को आइडियल नहीं छोड़ना है। द मोमेंट सीपीयू goes into the idle condition, आपका सिस्टम का ओवरऑल परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गया। ठीक है, सो अल्टीमेट एम ये भी है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि सीपीयू को आइडल नहीं छोड़ना है। जब तक सिस्टम ऑन है सीपीयू काम करता रहेगा, छोटा से छोटा ही सही, बड़ा से बड़ा ही सही, कभी आइडल नहीं बैठना है। तो हो सकता है किसी प्रोग्राम, लेट्स से P1 प्रोसेस को आपने सीपीयू दिया था या सीपीयू में वो काम कर रहा था। मिडवे में उस प्रोग्राम का या प्रोसेस का ये रिक्वायरमेंट था कि उसको बाहर से एक्सटर्नल फाइल एक्सेस करना है। तो वो क्या किया, बाहर चला गया। सीपीयू अब क्या आइडल बैठेगा, वेट करेगा कि वो फाइल लेकर के आएगा तब हम काम कंटिन्यू करेंगे? नहीं, सीपीयू डज़ नॉट नीड्स टू वेट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इट डायरेक्ट्स द सीपीयू कि गो एंड फेच, या आई एम गिविंग यू सम डेटा इन द रैम, गो एंड फेच द डेटा एंड डू योर टास्क। तो हम लोग पढ़े थे ना प्रोसेस के बारे में, न्यू स्टेट होता है, रेडी स्टेट होता है, रनिंग स्टेट होता है, जो एक प्रोसेस का लाइफ साइकिल होता है। तो जैसे हम रैम पे सभी प्रोसेसेस को लेके आ जाते हैं, सारे रेडी स्टेट में हैं। द मोमेंट सीपीयू
फेचेस दोज वैल्यूज या सीपीयू उन्हें मिलता है तो वो रनिंग स्टेट में चले जाते हैं। अब जैसे P1 रनिंग स्टेट में था लेकिन फिर उसको जरूरत पड़ा कि एक्सटर्नल फाइल का, तो उसको वहां से निकाल दिया गया। अब जब वो अपना काम पूरा करके फाइल अपलोड करके वापस आएगा तो फिर अभी क्या है, वो वेटिंग स्टेट में है, सस्पेंडेड स्टेट में है। द मोमेंट सीपीयू बिकम्स अगेन फ्री, तुरंत से वो P1 अंदर जाएगा, फिर वो रनिंग मोड में चला जाएगा और जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो अपना टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यही लॉजिक था और इसी चीज को प्रूफ यहाँ पे कर भी रहे हैं। सो सेवरल पार्टीशन कर देने से क्या हो गया, हम सेवरल प्रोसेसेस या प्रोग्राम्स को यहाँ पे स्टोर करके रख पा रहे हैं। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो इससे फायदा क्या पहुंचा, सेवरल प्रोसेसेस और प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज, हम ऊपर में कहीं पे फिलहाल लिख दे रहे हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीपल प्रोसेसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। ठीक है, तो हमारे रैम में जितने ज्यादा प्रोसेसेस रहेंगे उतना बेनिफिशियल है, आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग उतना हाई रहेगा। आपके पास 4 GB या जितना भी कैपेसिटी का रैम है, आप उसमें फुल्ली लोडेड कर दो, मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी रहे ऑफ द प्रोसेसेस, और जब जिस प्रोसेस को टाइम मिले या उसको सीपीयू मिले वो अपना काम कंप्लीट करके निकल जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। सरिता कोई डाउट? नो सर। फाइन। तो ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग हमारा जितना हाई रहे उतना एफिशिएंट आपका काम कंप्लीट होने का स्कोप रहता है। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग देखते हैं कि हमारे सीपीयू का जो स्पीड बहुत हाई रहता है, वी वांट कि उस स्पीड को हम लोग हर, चलो पूरा तो अचीव नहीं कर सकते उसका फंक्शनैलिटी, बट एटलीस्ट उसके वैलिडेशन तक हम लोग कहीं तक पहुंच पाए, उसके लिए डिग्री ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई गिव यू द आंसर कि एक बड़ा साइज का फाइल को रैम में स्पेस कैसे मिलता है। वी नो कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस बात को समझता है कि आप चाहे गेम खेल रहे हो या एक बड़े फाइल का मूवी प्ले कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड्स कि आप पूरा मूवी एक बार में तो नहीं देखोगे। आप देख रहे हो पूरा मूवी को देखने बैठे तो आप शुरू से लास्ट तक देखोगे या मिड से लास्ट तक कहीं से देखोगे। पूरा मूवी को कंज्यूम होने में कुछ समय लगेगा क्योंकि लार्जर फाइल है, तो ठीक है आप प्ले करोगे आराम से, 1 घंटा 1.5 घंटे का डेटा है उसमें, या 2 घंटे 3 घंटे का मूवी है। तो मूवी का साइज है या गेम खेल रहे हो तो लॉन्गर वर्जन का गेम है, इट टेक्स सम टाइम टू कंप्लीशन। तो इससे रियलाइजेशन क्या हो गया कि हमको उस मूवी के हर एक सेगमेंट को लोड करना जरूरी नहीं। देयर इज वन मोर टर्मिनोलॉजी दैट इज नोन एज फ्रेम्स। ठीक है ना, मूवी का हर एक फ्रेम को वो लोड नहीं कर रहा रैम में। वो क्या कर रहा है रैम में, लेट्स इमेजिन, आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, रैम में सिर्फ पहले 15 मिनट का डेटा उसने लाके रख दिया कि लेट द यूजर वॉच फर्स्ट 15 मिनट्स, एंड बाय द टाइम यूजर का पहला 15 मिनट कंप्लीशन पे आएगा, हम क्या करेंगे, अगला 15 मिनट को लोड कर देंगे फिर। तो उसने क्या किया, पूरे 8 GB या 6 GB जितना भी साइज था फिल्म का, उस पूरी मूवी को उसने पार्टीशन करना स्टार्ट किया, उसको डिफरेंट फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दीज आर द टर्मिनोलॉजीज दैट वन मस्ट रिमेंबर। फ्रेम्स में उसने डिवाइड कर दिया और हर एक फ्रेम को एक पार्टीशन में जाकर के रख दे रहा है। लेट्स से पार्टीशन P1 में फ्रेम F1 होगा, फिर F2 F3 F4 ऐसे करके 15 16 17 फ्रेम में वो डिवाइड करके रख दे रहा होगा, या एक ही फ्रेम ला करके रखा होगा P1 में जो कि 15 मिनट का होगा। अब 15 मिनट का आप मूवी देख रहे हो कंटिन्यू, जब वो 13-14 मिनट तक पहुंच रहा होगा तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, दूसरे फ्रेम को तब तक रेडी करके ला देगा और दूसरे किसी पार्टीशन में रख देगा, लेट्स से P2 में रख दिया।
So frame 1 was running on, was residing on partition 1, frame 2 is residing on partition 2. इसी तरह से धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, नया नया फ्रेम डालता चला जा रहा है. ऑल्सो इस बात का ये भी ध्यान रख रहा है कि क्योंकि फ्रेम 1 जो है वो रन कर चुका और काफी देर हो गया उसको एक्सेस नहीं किया है सिस्टम, तो मोस्ट लाइकली आगे भी और एक्सेस नहीं करेगा. चलो उसको हटा देते हैं. हटा देंगे तो क्या वो उसके पास स्पेस बच जाएगा. स्पेस बचेगा तो दूसरे किसी फ्रेम को या दूसरे किसी एप्लीकेशन के कुछ कंपार्टमेंट्स को ला करके यहाँ पे रख पाएगा. This is how the entire partitioning and segmentation of memory is done. And इसी तरह से मेमोरी को मैनेज किया जाता है. When I'm talking about memory management, I'm mostly focusing on the primary memory, that is your RAM. So आज का जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया, that is memory management. This is all about what is being managed by the operating system. अब ओवरऑल पिक्चर समझ में आया? यस सर. ठीक है. यस सर. इन टर्मिनोलॉजीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. और हमें यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो पेजेस और पार्टीशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, देयर आर सम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स. ठीक है. पेजिंग जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, पेजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू लर्न. पेजिंग और सेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है वो भी सीखना है, और वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट. तो पेजिंग के रिगार्डिंग हमारे पास पेज सेगमेंट्स क्या होते हैं, पेज फॉल्ट क्या होता है, पेज हिट पेज मिस क्या होता है, हिट रेशियो मिस रेशियो क्या होता है, और पेजिंग के डिफरेंट एल्गोरिदम्स जो होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन योर सिलेबस कौन कौन सा एल्गोरिदम्स पढ़ना है, 3-4 एल्गोरिदम है उसमें भी, वो भी हम लोग देखेंगे. बहुत आसान सा है. पेजेस को रिप्लेस किस बेसिस पे किया जाए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास तो एल्गोरिदम होगा, वो एल्गोरिदम फॉलो करेगा. either it has to be first in first out page replacement algorithm, or last या least recently used. ठीक है. ऐसे करके 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं. वैसा पेजेस जो रिसेंटली यूज नहीं हुआ होगा उसको हटा देगा, उसके बदले नया पेजेस ला देगा. इसी तरह से 3-4 एल्गोरिदम्स है दैट वी नीड टू लुक अपॉन, और उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा पेज का पेज फॉल्ट या पेज हिट रेशियो या मिस रेशियो कैसा है. उसकी बेसिस पे हम लोग इवेल्युएट करते हैं कि आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या रहेगा. तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कंपैरेटिवली इजी है. आई होप सो. कोशिश करेंगे हम लोग 1 से 1.5 क्लासेस में सारे के सारे एल्गोरिदम्स को कंप्लीट कर पाएंगे. ठीक है. एनी डाउट टिल नाउ? नो सर. नाउ एक रिक्वेस्ट रहेगा, आज जो भी पढ़ाए हैं, क्योंकि 1 घंटा में बहुत थ्योरी हम बोल दिए हैं, ट्राई टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग. बहुत फंडामेंटल चीज था. मैक्सिमम ऑफ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बट एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, देन अगेन द वे यू परसीव द थिंग्स, द वे यू परसीव द थिंग्स, आप अपने टेक्नोलॉजीज को किस तरह से यूज करते हो, अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप्स को किस तरह से यूज करते हो, उसमें डेटा को किस तरह से देखते हो कि वो कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे हैंडल हो रहा है, द थिंग्स चेंज. आप आज तक जैसे चला रहे थे और ये सब चीज़ों को जब समझ लोगे, तो आपका परसेप्शन थोड़ा बदलेगा. आप बेहतर तरीके से यूज़ करने का कोशिश करोगे. अभी हम लोग क्या करते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, छोड़ देते हैं, पुराना फ़ोटो वैसे ही मेमोरी में रहता है, वो स्पेस एलोकेट हो रहा है, उसको स्पेस वेस्ट हो रहा है. इनफैक्ट बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हम लोग शायद यूज़ करके अनइंस्टॉल भी कर चुके होंगे, उसका भी कुछ रेसिडुअल कंपोनेंट्स अभी तक मेमोरी में फ्लोट कर रहा होगा. और इसको क्लीन करने का हमारे पास क्या ही ऑप्शन बचता है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है. अगेन क्या एक क्या ये ऑप्शन फिजिबल है कि मेमोरी को क्लीन करने के लिए हम एक्स्ट्रा फिर से लेट्स से कोई एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, लेट्स से सी फ्री या सी क्लीनर, मेमोरी क्लीनअप, ऐसे करके कुछ कुछ एप्लीकेशंस आते हैं. तो अब जब मेमोरी क्लीन करना था, आप फिर एक ऐसे एप्लीकेशन को लेकर के आ गए हो जो कि हर हफ्ता या 10 दिन में आपसे ऑटो अपडेट मांगेगा कि इस ऐप को अपडेट करो नए टास्क के लिए. आप फिर उसको अपडेट करो, फिर रैम में मेमोरी कंज्यूम कर रहा है. तो रैम फ्री करने के लिए हम एक और ऐसा एप्लीकेशन लेकर के आए जो फिर से रैम कंज्यूम कर रहा है. सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस.
लोग रखते हैं, आई डोंट नो कितने हद तक ये फ्रूटफुल है, कैसे काम करता है, लोगों को समझ में आता भी है या नहीं कि ये सक्सेसफुली काम किया या नहीं। बस दिखा देता है कि हाँ, इतना एमबी को रैम को क्लियर कर दिए। बट उतना एमबी रैम क्लियर किया तो कितनी देर तक वो रहा क्लियर? वो तो आधे घंटे के अंदर उतना कैप्चर फिर से कर लेता है कोई ना कोई एप्लीकेशन। आप थोड़ा-सा 15 मिनट टेक्निकल एस्पेक्ट पे अपने स्मार्टफ़ोन को रन करके देखो, कि मैंने कितना रैम क्लियर किया, अभी कितना स्पेस खाली है और आधे घंटे के अंदर या 45 मिनट्स के बाद वो कितना रैम फिर से वापस आ जा रहा है। तो क्या हम हर आधे घंटे में क्लीन करते रहेंगे रैम को? इट्स नॉट फिज़िबल फॉर द यूज़र। और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बहुत सारा ये चीज़ जानबूझ कर के आज के ज़माने में जो हम सवाल उठाए कि इसका सॉल्यूशन इतने बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरर्स क्यों नहीं देते हैं? बिकॉज़ अगर इसका सॉल्यूशन मिल जाए, तो शायद कोई नया स्मार्टफ़ोन लेना ही बंद कर दे। आप अगर एक 15,000 का फ़ोन चला रहे हो, आप उसको 15 साल तक चला लोगे, 10 साल तक चला दोगे, प्रोवाइडेड कि हाँ, उसका बैटरी ठीक रहे। तो इससे पहले कि उसका कोई कंपोनेंट खराब होता है, आपको उसमें स्पेस का ही कमी दिखने लगता है, जिसके चलते आपको मजबूरी में एक नया फ़ोन लेना पड़ता है। तो आप जब यस, पहला फ़ोन लिए होगे, वो 2 जीबी, 4 जीबी रैम का रहा होगा। अब आपका मजबूरी है कि आपको 6 जीबी या 8 जीबी का रैम लेना पड़ रहा है और ये मजबूरी हमेशा बना रहेगा। आप जब तक नया फ़ोन लोगे, फिर अपग्रेड करोगे, 2 जीबी रैम बढ़ा लोगे उसमें। आज 8 जीबी में हो, कल 12 जीबी, फिर 16 जीबी, ये चलता रहेगा। इट्स नॉट गोइंग टू एंड जब तक कि इसके लिए कुछ बेहतर सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। आज हम लोगों ने सिर्फ डिस्कस किया अबाउट द प्राइमरी मेमोरी। अब हम लोग जब बात करेंगे एक्सटर्नल मेमोरीज़, मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव्स, इनके बारे में, सीडीज़, डीवीडीज़ के बारे में तो बात और 1-2 घंटा ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं। कैसे उसमें मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, ट्रैक्स क्या होते हैं, सेक्टर्स क्या होते हैं। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। परहैप्स जब हम लोग इन सब चीज़ों को थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं तो हम लोग थोड़ा एफिशिएंट यूज़र बन जाते हैं, केयरफुली यूज़ करते हैं। सो आई होप सो कि आज का जो क्लास रहा होगा वो इसी इंटेंशन से हम इसको पूरा बेसिक लेवल से स्टार्ट किए कि अगर समझ रहे हैं तो इसको ऐसा समझ लें कि लाइफ लॉन्ग हम कोई अगर कोई सवाल पूछे इसके रिगार्डिंग, तो एट लीस्ट आई मस्ट एक्सप्लेन देम और इट इट शुड मेक सेंस। ठीक है ना? आज हम जो भी बात बोले शायद सेंसिबल लगा हो कि हाँ, ऐसे ही होता है। तो ये कोई बनी-बनाई बातें नहीं है, आप थोड़ा बुक्स में रिसर्च करोगे, डेफिनिटली यू विल फाइंड कि हाँ, ठीक है, ये सब चीज़ ऐसे है और इसी से इंटरेस्ट जागेगा कि अच्छा आगे हमको और पढ़ना चाहिए। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस क्लास। मोस्ट लाइकली कल हम लोग 3-4 बजे कुछ एक क्लास रखेंगे बिकॉज़ कल छुट्टी है। मैम से बात करके शेड्यूल कर लेंगे, लेट्स सी और कल देखेंगे 1 एंड हाफ आवर का क्लास रखेंगे ताकि हम लोग एल्गोरिदम्स को कल कंप्लीट कर पाएँ। ओके? तो थैंक यू।